हेलो दोस्तों, जीसी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एलसी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे आपको लेकर के चलते हैं और लेते हैं सेशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा आयनन ऊर्जा। तो दोस्तों आज शुरू करने वाले हैं हम लोग आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा आवर्तिता का ही एक पार्ट है, नाम है इसका आयनन ऊर्जा। क्या होता है आयनन ऊर्जा? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आयनन ऊर्जा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। हो सकता है दोस्तों आज बैकग्राउंड में कुछ एक्सटर्नल वॉइस हो आपके, क्योंकि बगल में पूजा पाठ का प्रोग्राम है, तो वहाँ से हो सकता है एक्सटर्नल वॉइस आपको सुनाई दे, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि क्या होता है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा को समझने से पहले डायग्रामली मैं आपको अगर समझाऊं तो जैसे मान लिया जाए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ध्यान से समझेंगे इसे हम लोग। जैसे मान लिया जाए ये कोई एटम है और ये किसी एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। डेफिनेशन दोस्तों अभी स्वयं बन जाएगा, तो इसे आप समझ लेंगे तो परिभाषा खुद से आप लोग बना सकते हैं। मैं यहाँ लिखूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा। हाँ क्लियर है, यानी ये न्यूक्लियस है किसी भी परमाणु का, क्या है ये नाभिक है। ये परमाणु का क्या है, नाभिक है। ये इसके बाहर की क्या है, कोई कक्षा है। ये किसी परमाणु का नाभिक है और ये इसके बाहर की क्या है, कक्षा है। और इस कक्षा में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो। लेकिन ये जो परमाणु है, ये परमाणु जो है आपका, ये विलगित है। विलगित है। अब ये विलगित क्या होता है इसे देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई किसी भी परमाणु का मतलब एक पूरा का पूरा तत्व है, उस तत्व से आप एक परमाणु को निकाल करके क्या करते हैं, आप अलग रखते हैं, तो उस परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं विलगित। विलगित है, उदासीन है और ये विलगित है, उदासीन है और गैसीय अवस्था में है। और किस अवस्था में है ये, गैसीय अवस्था में है। परमाणु के बारे में आप समझ लीजिए पहले कि परमाणु कैसा होना चाहिए। परमाणु विलगित होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए और गैसीय अवस्था में होना चाहिए। ये कंडीशन है किसी भी परमाणु के आयनन ऊर्जा को ज्ञात करने का। सबसे पहला कंडीशन है विलगित होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए और किस स्टेट में होना चाहिए ये जरूरी है, यानी कि ये होना चाहिए गैसीय अवस्था में। तो यहाँ से अगर इस पर ये कोई किसी तत्व का कोई अकेला परमाणु है, ये उसका नाभिक है और ये नाभिक के चारों बाह्यतम कोश, ये जो कोश है, ये कौन सा कोश है दोस्तों, बाह्यतम कोश है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल है। और इस आउटर मोस्ट सेल में ये पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें, बाहर निकालें, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें हम लोग, बाहर निकालें, तो कैसे बाहर निकलेगा? उसके लिए आपको यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊर्जा यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। बात समझ में आई? यानी अब यहाँ से जब आप इसे ऊर्जा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। चूंकि परमाणु को ऊर्जा दिया जा रहा है, इसलिए डेल्टा एच अगर ले हम लोग यहाँ पे, यानी मैं यहाँ दे रहा हूं डेल्टा एच का मान लें, तो डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक होगा। डेल्टा एच एंथैल्पी जानते हैं आप, डेल्टा एच एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक होगा। क्योंकि एटम को ऊर्जा बाहर से दी जा रही है, तो जो प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया आपकी कैसी हो जाएगी, ये प्रक्रिया हो जाएगी उष्माशोषी। प्रक्रिया क्या हो जाएगी, उष्माशोषी। अब यहां से परिभाषा निकल करके आया कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही उस परमाणु की क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। बस कंडीशन आपको याद रहे कि जो परमाणु है, ये परमाणु कैसा होना चाहिए, आपका परमाणु होना चाहिए विलगित, उदासीन और गैसीय। तो थ्योरी दोस्तों यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि किसी, थ्योरी देखेंगे ध्यान से, किसी उदासीन
विलगित किसी उदासीन विलगित गैसीय किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु से उसके परमाणु के किसी, यहाँ के लिख दे दोस्तों तो सेंटेंस बढ़िया बन जाएगा आपका। परमाणु के उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। उस परमाणु की क्या कहलाती है? उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। बात क्लियर है दोस्तों? यानी किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह उसका क्या कहलाएगा? आयनन ऊर्जा कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्या कहलाएगा? उसका आयनन ऊर्जा कहलाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बाहर से ऊर्जा दी जा रही है इस एटम को, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वहां से निकलेगा बायकोष से। तो ये बाहर से ऊर्जा दी जा रही है, यानी प्रक्रिया कैसी होगी? या उष्माशोषी होगी, यानी डेल्टा एच का मान क्या आएगा? वहां पे पॉजिटिव आएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें हम यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए यम कोई एटम है, किसी तत्व का यम क्या है? कोई परमाणु है। इस यम और ये यम कैसा है? गैसीय अवस्था में है। इस यम से जब एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो इस यम पर चार्ज आया कितना? प्लस का, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकला। इस यम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकला। और ये इसकी फर्स्ट ई कहलाएगी। मैं इसे रिप्रेजेंट कर दूं आई से, आई से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं तो यह इसका क्या कहलाया? फर्स्ट आई ई। ये इसका फर्स्ट आई ई कहलाया। आई ई फर्स्ट हो गया। ये बात समझ में आए? या IE1 नाम दे दे हम लोग इसे, IE1 कहलाया। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाई। यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सपोज करो कि यहां से फिर से मैं इसी परमाणु से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूं। इसी परमाणु से मैंने जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस यम पर चार्ज क्या आया? 2+ का चार्ज आएगा, और फिर से यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और यह इसका क्या कहलाएगा? सेकेंड आई कहलाया, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहें तो यहां पर देखें, यानी यहां पर इस पर चार्ज आएगा +3 का, और यहां से फिर से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकला। और यह इसका क्या कहलाएगा? थर्ड ई कहलाया। यानी देख रहे हैं आप दोस्तों कि इस यम से हमने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर प्लस का चार्ज आया, यानी यह इसका क्या कहलाया? फर्स्ट ई। नेक्स्ट मैंने फिर उसी परमाणु से, यानी इस यम प्लस जो है इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहां पर इसका क्या कहलाया? सेकेंड ई कहलाया। अगर तीसरा निकाला, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो यम पर चार्ज आएगा +3 का, और ये इसका क्या कहलाएगा? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे बढ़े हम लोग। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि परिभाषा देखेंगे, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा उसकी क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। वह ऊर्जा क्या कहलाएगी? उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। इतनी बातें समझ में आई? जैसे मान लिया जाए ये जो प्रक्रिया होती है, बाहर से उष्मा दी जा रही है, बाहर से उष्मा क्या की जा रही है? यहाँ पे दी जा रही है। तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी? ये उष्माशोषी की प्रक्रिया हो जाएगी। यह प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? उष्माशोषी की प्रक्रिया हो जाएगी। यानी इसके लिए जो डेल्टा एच का मान होगा, डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि अगर किसी भी परमाणु से 1, 2, 3 क्रमशः पहले एक निकाला गया, फिर 2 निकाला गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाला गया, तो उनके आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रम क्या होगा? तो क्रम देखते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी किसकी? IE3 की, उससे कम होगी IE2 की, फिर उससे कम होगी IE1 की।
अब ये क्यों कम होगी, कैसे कम होगी, मैंने आपको पढ़ा रखा है क्या, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या में मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब किसी भी परमाणु से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस पर धनावेश आता है। क्या आएगा, उस पे धनावेश आएगा, यानी न्यूक्लियस का बाह्य कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में बढ़ेगा, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगर परमाणु त्रिज्या छोटी हो गई तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी उस कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देने की क्या हो जाएगी, आवश्यकता होगी। उस कंडीशन में आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर परमाणु बिल्कुल उदासीन था, परमाणु यहाँ से उदासीन था, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला आई एनर्जी दे करके। लेकिन जब इस पर प्लस का चार्ज आ गया, यानी इस प्लस चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस का बाह्य कोश में फोर्स क्या हो जाएगा, पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाएगा। अब वहां से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको पहले वाले आयोनाइजेशन एनर्जी की तुलना में आपको अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसलिए IE2 का मान क्या हो जाएगा, IE1 के मान से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी द्वितीय आयनन ऊर्जा जो होगी ये प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। इसी तरीके से जब इस पर +2 का चार्ज आ गया, यानी रेडियाई और कम हो गई, तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहें आप, तो इसके लिए IE2 की तुलना में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी IE3 का मान IE2 की तुलना में अधिक हो जाएगा। क्यों, रेडियाई और कम हो जाएगी। तो इसलिए IE3 का मान क्या हो जाएगा, IE3 यानी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से हम एक स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए परमाणु पर धनावेश आने पर परमाणु की त्रिज्या छोटी हो जाती है, परमाणु की त्रिज्या छोटी हो जाती है, जिससे नाभिक का बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान अधिक हो जाता है तथा जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक एनर्जी यानी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी इस प्रकार जब जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी देकर के वहां से इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाएगा दोस्तों, रिमूव किया जाएगा। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में कुछ और ज्यादा डिटेल में क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आगे देखते हैं दोस्तों, और देखते हैं आयनन ऊर्जा को कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और लेते हैं अगला टॉपिक, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। यानी नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करेंगे।
तो सबसे पहला जो फैक्टर है परमाणु का आकार यानी कि परमाणु त्रिज्या ही है, जो हमने अभी पढ़ा है। तो सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला जो कारण है ये है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार ये किस प्रकार से प्रभावित करता है तो देखते हैं। तो परमाणु के आकार की बात करें तो जो परमाणु का आकार होता है यानी परमाणु का आकार, परमाणु का आकार ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयनन ऊर्जा के। परमाणु का आकार ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आयनन ऊर्जा के। यानी अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें हम लोग तो यहां पे लिख सकते हैं कि परमाणु का आकार बढ़ने पर, परमाणु का आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा घटता है। परमाणु का आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है? घटता है। यानी कि अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगा? घटेगा। और अगर परमाणु का आकार घटेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। यानी यहां पर हम लोग लिखें तो परमाणु आकार अगर बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा? आयनन ऊर्जा उस कंडीशन में घट जाएगा। और अगर परमाणु आकार घट रहा है तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा? आयनन ऊर्जा उस कंडीशन में बढ़ जाएगा। ये पॉइंट्स आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। यानी जो वेरिएशन होता है इन्हीं सारी चीजों में होता है कि परमाणु आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? आयनन ऊर्जा। परमाणु आकार घटेगा तो क्या होगा? इस टाइप के सब तमाम क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे पहला स्टेटमेंट में लिखूं, जैसे मान लिया जाए आवर्त सारणी की अगर बात करें, जैसे ये मान लें ये हमारी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में अगर हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? ये घटता है। इसकी साइज क्या होती है? घटती है। परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। तो अगर परमाणु का आकार घटेगा तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। यानी बाएं से दाएं जाने पर यानी आयनन ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग वर्ग की बात करें, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जब जाया जाएगा तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? तो परमाणु आकार उस कंडीशन में परमाणु आकार बढ़ता है। और अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयनन ऊर्जा हमारा घटेगा। यानी कि परमाणु जितना ज्यादा बड़ा होगा आयनन ऊर्जा उतना ही क्या होगा? कम होगा। यानी हम लोग अगर आवर्त में बात करें, यानी आवर्त की अगर बात करें तो जो क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय धातुओं के आयनन ऊर्जा का मान, क्षारीय धातुओं के आयनन ऊर्जा का मान अपने अपने आवर्त में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अपने अपने आवर्त में सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका आकार दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, इनका आकार अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। क्लियर दोस्तों? अगर हम लोग आयनन ऊर्जा के बाएं से दाएं जाने पर ये
ये क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर ये घटेगा। ये आवर्त संख्या 1 2 3 पर तो एक्यूरेट लागू होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग जैसे डी ब्लॉक में इंटर करते हैं तो डी ब्लॉक में आप जानते हैं कि परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश लगभग समान हो जाते हैं। परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश लगभग क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर परमाणु त्रिज्या में थोड़ी सी समानता हो जाती है, लगभग समान हो जाते हैं परमाणु त्रिज्याएं। तो उस कंडीशन में वहाँ पर भी आयनन ऊर्जा का मान में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बराबर हो जाता है लगभग। तो लेकिन यहाँ पर पहले दूसरे और तीसरे आवर्त में क्रमिक रूप से घटता है, और कहाँ कहाँ पर वेरिएशन होता है इसे भी हम लोग देखेंगे कि दूसरे तीसरे आवर्त में कहाँ पे वेरिएशन होगा, तो वहाँ पर भी देखेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया अगर आवर्त सारणी में हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा। और अगर परमाणु का आकार घट रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर वर्ग की बात करें तो वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु के आकार के बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। परमाणु के आकार के बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इतनी चीजें क्लियर हैं। जैसे मान लिया कि सोडियम है, सोडियम 11, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 और ये 2p6 3s1, ये इसका होता है। तो यानी ये इसका बाह्य कोश है, यानी ये तीसरे आवर्त का पहला तत्व है। तीसरे आवर्त का क्या है, पहला तत्व है। तो इसको निकालने के लिए जैसे तीसरे आवर्त का जो लास्ट एलिमेंट है, जो इनर्ट गैस है, उससे बहुत कम इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे बड़ी इसकी परमाणु त्रिज्या होती है, यानी न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी इससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसके आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, कम होगा बहुत ज़्यादा। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं दूसरा इफेक्ट क्या होता है, दूसरा प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। आगे बढ़े दोस्तों और देखते हैं सेकेंड फैक्टर जो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करता है। वो सेकेंड फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। और सेकेंड जो फैक्टर है हमारा वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश का। सेकेंड जो फैक्टर है वो किसका है, ये है प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कि जेड इफेक्टिव का। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु त्रिज्या, तो पूरी चर्चा इसके बारे में भी किया था। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है। जो भी इसे ना जानते हो तो पिछला वाला वीडियो आप उसे, परमाणु त्रिज्या के 2 वीडियो हैं, अगर उसे आप देखते हैं तो परमाणु त्रिज्या और प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये सारी चीज़ें क्या होती है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसे निकाला जाता है, जेड इफेक्टिव मैंने आपको बताया था, जेड माइनस सिग्मा से। सिग्मा क्या है, सिग्मा वहाँ पे परिरक्षण स्थिरांक होता है ना। एस और पी के लिए क्या कितनी वैल्यू होती है, और डी और एफ के लिए क्या वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे निकाला है और आपको एग्जाम्पल करके करवाया भी है उस चीज़ को। तो यहाँ पर देखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में। तो आप जानते हैं कि जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय आवेश वहां पे बढ़ता है। तो नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है तो इसके साथ आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, और जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए आपको उतनी ही अधिक एनर्जी देने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। यानी इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि जो आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये प्रोपोर्शनल होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश के। प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा,
घटेगा। अगर हम लोग आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में होता क्या है, आवर्त सारणी में अगर आप आवर्त की बात करें हम लोग और यहां पर बात करें हम लोग अगर वर्ग की, तो आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाओ, बाएं से दाएं जाने पर, और वर्ग में यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर यहां पर जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है, घटता है, जिसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यहां पर अगर देखें हम लोग बाएं से दाएं जाने पर तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, जिसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये था केस, सेकंड केस जो प्रभावित करता है आयनन ऊर्जा को, और वो क्या था हमारा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो साथ में जेड इफेक्टिव भी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, उसकी बढ़ेगी, और अगर इसका मान घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। तो दोस्तों अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या क्या होता है रोल, यहाँ पर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो फैक्टर है, जो तीसरा काम है फैक्टर है, यह है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसके बारे में भी पूरी चर्चा किए हैं हम लोग इसमें परमाणु त्रिज्या में। तो परिरक्षण प्रभाव की अगर बात करें हम लोग, तो जो आयनन ऊर्जा होता है, ये आयनन ऊर्जा परिरक्षण प्रभाव के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। परिरक्षण प्रभाव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा, आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। क्लियर है। और यदि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, अगर परिरक्षण प्रभाव घटता है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। परिरक्षण प्रभाव का मतलब होता है कि आंतरिक कोश में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर एक प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी उन्हें धक्का देते हैं, जिसके कारण एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, तो एटॉमिक रेडियाई जब बढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो जेड इफेक्टिव होता है वो घट जाता है, और अगर जेड इफेक्टिव घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है, वहां पे घट जाती है। तो ये तीसरा फैक्टर था। चौथा फैक्टर जो है हमारा, चौथा फैक्टर है कक्षकों की भेदन क्षमता। यानी चौथा फैक्टर यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं चौथे फैक्टर को। चौथा है कक्षकों की भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी कक्षकों की भेदन क्षमता क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। यानी कि नाभिक के पास कक्षकों की व्यवस्था ही कक्षकों की भेदन क्षमता कहलाता है। कक्षकों की भेदन क्षमता कहलाता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों आयनन ऊर्जा का, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। इससे क्वेश्चन भी मिलते हैं, कभी फ्री के नंबर मिल जाते हैं इससे, आयनन ऊर्जा से। अगर डिटेल में आपने समझा हुआ है तो एक एक पॉइंट अगर आपको समझ में आया है तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे। तो कक्षकों की भेदन क्षमता की बात करें हम लोग, तो नाभिक के पास कक्षकों की जो व्यवस्था होती है उसे ही कक्षकों की क्या कहा जाता है, भेदन क्षमता कहा जाता है। तो जैसे मान लिया जाए कि किसी भी नाभिक के जो सबसे पास होता है वो आपका यस ऑर्बिटल होता है, फिर उसके बाद में आता है पी, फिर आता है डी, और सबसे लास्ट में कौन होता है, एफ। तो भेदन क्षमता किसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, यस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। क्लियर है दोस्तों। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होगी, यस की, फिर पी की होगी, फिर डी की होगी, फिर एफ की होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस है, जैसे मान लिया जाए कि कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास यस ऑर्बिटल जो होता है, यस ऑर्बिटल सबसे करीब में होता है, और अगर यस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब में है तो न्यूक्लियस यस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, यस की जो भेदन क्षमता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। यानी अगर यस उपकोष, यस ऑर्बिटल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, यस कक्षक से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं,
तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देने की क्या हो जाएगी, आवश्यकता होगी, यानी उस कंडीशन में आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर देखो दोस्तों, यहां पर एक कंडीशन है, भेदन क्षमता हम लोग अलग अलग कोष के लिए नहीं निर्धारित करते हैं, एक ही कोष के लिए एस, पी, डी और एफ का मान निर्धारित होगा। ऐसा नहीं करेंगे आप कि मतलब पहले वाले सेल का आपने एस ले लिया और दूसरे वाले सेल का डी ले लिया, तो वो तो एस का ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने पहले वाले सेल का जैसे मान लिया जाए किसी दूसरे सेल का यस ले लिया, किसी जैसे मान लिया जाए कि पहले वाले सेल का आपने दूसरे वाले सेल का पी ले लिया और किसी अगले सेल का मान लिया चौथे सेल का यस ले लिया, तो उस कंडीशन में उस वाले चौथे सेल का यस तो काफी दूर हो जाएगा दूसरे वाले पी की तुलना में। तो उस कंडीशन में उस समय पी की भेदन क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये सिर्फ निर्धारित किया जाता है, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, यह इसका निर्धारण केवल एक ही कोष के कक्षकों के लिए किया जाता है, कक्षकों के लिए किया जाता है, एक ही कोष के कक्षकों के लिए किया जाता है। तो ये था कक्षकों की भेदन क्षमता। नेक्स्ट क्या होता है, तो उसको पढ़ने से पहले मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, और देखते हैं इसका लास्ट टॉपिक, पांचवा टॉपिक, प्रभावित करने वाले कारकों का पांचवा टॉपिक क्या है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों के अस्थायित्व पर प्रभावित करने वाला कारक क्या है। पांचवा है अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का अस्थायित्व। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का क्या, अस्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो देखते हैं, जैसे देखा जाए तो यहां पर एक स्टेटमेंट में लिखो, अगर इसको स्टेटमेंट के रूप में, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का अस्थायित्व अधिक होता है, कक्षकों का अस्थायित्व अधिक होता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैंने क्या लिखा दोस्तों कि कोई भी अगर एटम है, अगर उसके पास हाफ फील्ड स्ट्रक्चर हो या फुल फील्ड स्ट्रक्चर हो, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी अधिक होती है। उसकी स्टेबिलिटी अधिक होने के कारण वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में अधिक एनर्जी देने की क्या होती है, वहां पे आवश्यकता होती है, जिसके कारण उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के ये 5 फैक्टर होते हैं जो उस आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जो नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा, यानी ये है आयनन ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यहां से जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और इसे बिल्कुल पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे यहां पर अगर मैं एक सीक्वेंस लिख दूं एलिमेंटों का, जैसे ये है हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये नियॉन है, और यहां पर है हीलियम। और एक सीक्वेंस में और लिख दूं यहां पे, तो यहां पर ये है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस,
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये है आपका आर्गन। ठीक है, क्लियर है? ये सीक्वेंस मैंने लिखा है, यानी ये है आपका सेकेंड पीरियड और ये मैंने लिखा है यहां पे थर्ड पीरियड। ठीक है, ये सेकेंड और थर्ड पीरियड मैंने यहां पे लिखे हैं। यानी मैंने एक जनरल ट्रेंड आपको बताया कि आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाया जाए, बाएं से दाएं जाया जाए तो वहां पर क्या होगा, आयनन विभव का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी ये आपके जो हैं ये क्षारीय धातु हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व तत्व भी कहा जाता है, तो इनका अपने अपने आवर्तों में जो आयनन विभव का मान होता है, सॉरी आयनन ऊर्जा का मान, हाँ विभव कह सकते हैं आप लोग, आयनन ऊर्जा का जो मान होता है वो क्या होगा कि सबसे कम होता है। लेकिन ये जो इनर्ट गैसें हैं इनका अपने अपने आवर्तों में आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। कैसे होगा, एक एक करके डिफाइन करते हैं दोस्तों। यानी देखते हैं, जैसे ये है हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, आप जानते हैं इनके बारे में। ये क्या है, या अक्रिय गैसें हैं, या अक्रिय गैसें हैं। और अक्रिय गैसों का जो होता है पूर्ण पूरित विन्यास होता है। क्या होता है यहाँ पे, पूर्ण पूरित विन्यास। यानी हीलियम को बाह्य कोश में 2, जबकि इनके बाह्य कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। पूर्ण पूरित विन्यास होता है, यानी इनका जो अस्थायित्व होता है, अस्थायित्व इनका क्या होता है, सबसे अधिक होता है अपने अपने आवर्तों में। अस्थायित्व अधिक होने के कारण जो आयनन ऊर्जा का मान होता है, आयनन ऊर्जा का मान यह भी सर्वाधिक होता है अपने अपने आवर्तों में। आयनन ऊर्जा का मान अपने अपने आवर्तों में क्या होगा, सर्वाधिक होगा आयनन ऊर्जा का मान। यहां पर देखें आप लोग, नाइट्रोजन और फास्फोरस की अगर बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का अर्धपूरित विन्यास होता है। अर्धपूरित क्या होता है, विन्यास होता है। लेकिन इसका भी अस्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहां पर आपसे सवाल पूछता है कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन के आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन के आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है, या क्या कारण है कि फास्फोरस के आयनन ऊर्जा के मान सल्फर से अधिक होता है। तो रीजन होता है दोस्तों, क्योंकि यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, देखो तो नाइट्रोजन का सेवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 1s2, 2s2, 2p3 आएगा। यानी p सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है और p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में है, यानी अर्धपूरित स्ट्रक्चर है इसका, अर्धपूरित संरचना है। लेकिन यहां पर देखिए अगर हम लोग ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो होगा ये 8 होता है, 1s2, 2s2 और ये 2p4, यानी p के 3 ऑर्बिटल एक एक सब में जाएगा, फिर यहां पर एक आएगा। यानी यहां पर देखेंगे आप 4 हैं, यानी ये ना तो आधा भरा हुआ है और ना ही पूरा भरा हुआ है। तो अगर आप ये अर्धपूरित है तो अस्थायित्व ज्यादा है, इसका अस्थायित्व कम है, एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पर कम ही एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन इसमें आपको ज्यादा एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करवाने के लिए। ठीक इसी तरीके से बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी वेरिएशन पाया जाता है। बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरोन से और मैग्नीशियम का ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से। क्लियर है दोस्तों? अगर सही सीक्वेंस इस तरीके से आप पूछ लें कि सेकेंड पीरियड के तत्वों का सही आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा, या थर्ड पीरियड के तत्वों का सही आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो बिंदु क्या है दोस्तों, देखते हैं उस बिंदु के बारे में, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला बिंदु जो है इसका, मैंने आपको बताया कि अक्रिय गैस की जो संरचना होती है, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था जो होती है, यह पूर्ण पूरित होती है। अक्रिय गैस
की व्यवस्था जो होती है क्या होती है, पूर्ण पूरित होती है। तो देखें पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है अक्रिय गैसों की जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होती है वह पूर्ण पूरित होती है। गैसों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण पूरित होता है, जिससे इनके आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है, जिससे इनके आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, उच्च होता है। यहीं पर जो हीलियम है, हीलियम जो एक एलिमेंट है, हीलियम के आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान पूरे आवर्त सारणी में, पूरे आवर्त सारणी में सर्वाधिक होता है। पूरी आवर्त सारणी में इसका मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है, इसके आयनन ऊर्जा का मान हीलियम के। और ये काफी बार पूछा भी जाता है कि वह कौन सा तत्व है जिसके आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है, तो वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा दोस्तों, हीलियम हो जाएगा। हीलियम के आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो बिंदु है जो महत्वपूर्ण, मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित होता है, अर्धपूरित होता है, यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अर्धपूरित होता है। अतः ये अस्थाई होता है, जिससे इसके आयनन ऊर्जा का मान, इसके प्रथम आयनन ऊर्जा का लिख देता हूं दोस्तों, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है, मान ऑक्सीजन से अधिक होता है। जैसे यहां पर देखें हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अगर रिलेट करें तो देखते हैं यहां पे कि जैसे ये है नाइट्रोजन और इधर है आपका क्या, ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है आप जानते हैं, परमाणु क्रमांक 7, और यहां पर जो परमाणु क्रमांक है ऑक्सीजन का, इसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था देखिए, अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 1s2 2s2 और 2p कितना 3, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है तो p की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था देखिए हम लोग तो p के 3 ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है। और यहां पर देखिए हम लोग ऑक्सीजन का 8 होता है, ये 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2p कितना हो जाएगा, 4। अब यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर भी p में जा रहा है, लेकिन यहां पर p में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 हैं, एक एक करके पहले जाएंगे फिर इसका युग्मन होगा। यानी यहां पर जो संरचना देखेंगे ये अर्धपूरित है, अर्धपूरित है, और ये ना तो अर्धपूरित ना ही पूर्ण पूरित है। क्लियर है? तो ये जो मान लेते हैं न्यूक्लियस है किसका, ऑक्सीजन का, ये इसके बाहर के सेल हैं। पहले वाले में कितने हैं, 2, दूसरे वाले में 4 2 6 हैं,
तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहां से अगर आप एनर्जी देते हो तो यह इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, बाहर जाएगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जब चला जाता है तो यानी O पर चार्ज आ जाएगा प्लस का। यहां पर देखिए आप, ऑक्सीजन के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन है, गैसियस स्टेट में है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जब गया तो प्लस का चार्ज आया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ, और ये इसका कहलाया क्या, फर्स्ट Ea, IE1 कहलाया है। जब ये IE1 हुआ उस कंडीशन में O प्लस की जो संरचना आई P की, यानी वो ये आई, एक एक इलेक्ट्रॉन अब सब में बचे, यानी O प्लस में अब यहां पर संरचना कैसी हो जाएगी, अर्धपूरित हो जाएगी। अब संरचना यहां पे कैसी हो जाएगी, अर्धपूरित हो जाएगी। लेकिन यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, यानी इस N से, नाइट्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इस पर भी प्लस का चार्ज आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला जाएगा तो इसका फर्स्ट Ea कहलाएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर ये इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है तो N प्लस का जो, अब यहां पर P सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 ही बचेंगे, जो ना तो अर्धपूरित होगा और ना ही पूर्ण पूरित होगा। उस कंडीशन में अगर देखें यहां पे तो ये क्वेश्चन बनता है कि O प्लस और N प्लस, अब इन दोनों में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो अब यहां पर ज्यादा हो जाएगी O प्लस की N प्लस की तुलना में। क्यों, क्योंकि O प्लस के पास अर्धपूरित और N प्लस के पास ना तो अर्धपूरित और न ही पूर्ण पूरित विन्यास है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन की तो प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है, लेकिन द्वितीय आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की अधिक हो जाती है नाइट्रोजन से। द्वितीय आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाती है नाइट्रोजन से। क्यों, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है तो यह संरचना अपने को मिलती है जो ना तो आधी भरी हुई होती है और ना ही पूरी भरी हुई होती है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है तो संरचना अर्धपूरित संरचना अपने को मिलती है। इसलिए ये प्रथम आयनन ऊर्जा तो नाइट्रोजन की अधिक होती है, लेकिन द्वितीय आयनन ऊर्जा क्या हो जाता है, ये अधिक हो जाता है किसका, ऑक्सीजन का अधिक हो जाता है। तो एक बार से दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इसके बारे में सीखते हैं। तो देखते हैं, जैसे मैंने एक सीक्वेंस आपको एक और बताया था, जैसे बेरिलियम और बोरान में वेरिएशन होता है, क्या वेरिएशन होता है और कैसे वेरिएशन होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखते हैं, जैसे बेरिलियम की अगर बात करें, ये बेरिलियम है और ये क्या है, बोरोन है। तो बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का कितना होता है, 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2, और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 और ये आएगा 2s2 2p1, ये आता है। तो अब यहां पर देखें हम लोग, तो यहां पर बेरिलियम का ज्यादा हो जाता है। क्यों बेरिलियम का ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था भेदन क्षमता के बारे में, पेनिट्रेटिंग पावर। तो यहां पर यस की भेदन क्षमता अधिक होती है। अब ये दूसरा सेल ये भी है, दूसरा सेल ये भी है, और P की जो भेदन क्षमता होती है, P की भेदन क्षमता यस से कम होती है। मैंने आपको बताया था कि नाभिक के बाहर जो भी यस पी डी एफ जो आपके ऑर्बिटल होते हैं, उनकी ही व्यवस्था क्या कहलाती है, भेदन क्षमता कहलाती है। जिसकी भेदन क्षमता ज्यादा होगी वह नाभिक के उतना पास होगा, वह नाभिक के क्या होगा, उतना पास होगा। तो यस की भेदन क्षमता ज्यादा होती है, यानी यस जो होता है वो नाभिक के क्या होगा, पास में होगा। और यस से दूर होगा कौन सा, पी। तो अगर यहाँ यस से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, यानी यस की आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू पी के। इतनी चीजें समझ में आई।
तो इसलिए बेरिलियम के जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान हो जाता है वो क्या हो जाता है इसके। लेकिन बात करें हम लोग यहाँ पर प्रथम आयनन ऊर्जा, यानी अर्थात यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बेरिलियम के प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बेरिलियम के प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। मान से क्या होता है, अधिक होता है। बेरिलियम के प्रथम आयनन ऊर्जा का मान, सॉरी ये बोरोन होना चाहिए यहाँ पर, बोरोन के प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से क्या होता है, अधिक होता है। बातें समझ में आई? क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया भेदन क्षमता के आधार पर। यस की भेदन क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, और पी की भेदन क्षमता क्या होती है, यस से कम होती है। लेकिन भेदन क्षमता निकालते कैसे हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि भेदन क्षमता निकाला जाता है एक ही कोष के लिए। तो अगर सेकेंड और थर्ड पीरियड का अगर एक सही सीक्वेंस आयोनाइजेशन एनर्जी का बनाया जाए तो सेकेंड पीरियड का जो अपने को मिलता है ये मिलेगा, सेकेंड पीरियड का जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो क्रम होगा वो सबसे कम किसका होगा, सोडियम का। सोडियम के बाद किसका कम होगा, चलो दूसरे का बना रहे हैं तो लिथियम का। अब लिथियम के बाद बोरोन आएगा, लिथियम से ज्यादा होगा किसका, बोरोन का, और बोरोन से ज्यादा हो जाएगा किसका, बेरिलियम का। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बेरिलियम से कार्बन का, कार्बन से ज्यादा होगा नाइट्रोजन का, सॉरी कार्बन से ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज्यादा होगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज्यादा होगा फ्लोरीन का, और द्वितीय आवर्त में सबसे ज्यादा होगा किसका, नियोन का, और नियोन से भी ज्यादा होगा किसका, हीलियम का। और हीलियम को मैंने आपको बताया कि पूरी आवर्त सारणी में क्या होता है, ये सर्वाधिक होता है। पूरी आवर्त सारणी में क्या होगा, ये सर्वाधिक होगा। क्लियर है सभी को? तो यहां पर देखें जो नेक्स्ट है, इसी तरीके से जो आपका थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में सोडियम का सबसे कम, सोडियम के बाद किसका आ जाएगा, जो बोरोन के नीचे है यानी कि फास्फोरस का, बोरोन के नीचे कौन सा आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाएगा एल्यूमिनियम से, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद ज्यादा होगा सिलिकॉन का। अब देखिए यहाँ पे सिलिकॉन से ज्यादा होगा किसका, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है उसका, और सल्फर से ज्यादा हो जाएगा फास्फोरस का, फिर क्लोरीन का, और फिर ज्यादा होगा किसका, यहाँ पे आर्गन का। ये सही सीक्वेंस होता है सेकेंड और थर्ड किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के क्रम का। क्लियर है दोस्तों? तो आयोनाइजेशन एनर्जी को एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कारक में मैंने आपको बताया कि परमाणु का आकार पहला, नाभिकीय आवेश दूसरा, परिरक्षण प्रभाव मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, नाभिकीय आवेश क्या होता है, परमाणु आकार कैसे किस प्रकार से, अर्धपूरित और पूर्व पूरित कैसे प्रभावित करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी। भेदन क्षमता के आधार पर क्लियर करवा दिया परमाणु आयनन ऊर्जा को। तो आज के सेशन को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे, इसके अनुप्रयोग कैसे किए जाते हैं, किस किन तरीकों से क्या क्या चीज़ें आयनन ऊर्जा को देखते हुए फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आपको बाय टू ऑल ऑफ यू। हाँ, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों, देन बाय टू ऑल ऑफ यू।